नमस्कार साथियों, मैं दुष्यंत कुमार एक बार फिर जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग अभी राइट नाउ क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका कॉलोनियलिज्म के जो डिफरेंट फेसेस हैं, है ना। पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म और आपका मीनिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, और साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो आपका उपनिवेशवाद और जो आपका साम्राज्यवाद है, इन दोनों के बीच का संबंध क्या होता है, ठीक है। और फाइनली हमने मूव ऑन किया था कि जो आपका उपनिवेशवाद है उसके भारतीय संदर्भ में 3 चरण बताए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट फेस आपका क्या होगा, फर्स्ट फेस आपका होगा उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण, यानी कि मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म। सेकंड फेस मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण। और एक चरण हमें डिस्कस करना है कि उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण, यानी कि फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, ठीक है। और इसमें हमने डिस्कशन कर लिया पूरा कि ये जो उपनिवेशवाद के भारतीय संदर्भ में जो आपके 3 चरण हैं, जो आपके 3 फेसेस हैं, इसको ऐसे डिवाइड किसने किए हैं। मैंने बताया था कि इंडिया टुडे एक मेजर सोर्स आपके पास होता है, और इंडिया टुडे में जो आपके आर.पी. दत्ता हैं, आर.पी. दत्ता ने ही ये प्रॉपर डिस्कशन किया है। और मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है कि अगर आप लोग भारतीय संदर्भ में उपनिवेशवाद को देखोगे, यानी जो आपका कॉलोनियलिज्म है रिगार्डिंग इंडिया, आप उसको देखोगे या उसके फेसेस पे आपको कोई भी डिस्कशन करना होता है, तो इंडिया टुडे एक ऐसा सोर्स है ना, जिसको बहुत ही रेलिवेंट, बहुत ही ऑथेंटिक और आपका एविडेंट माना गया है। कारण भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसमें जो आपके आर.पी. दत्ता हैं, आर.पी. दत्ता ने समाजवादी तत्वों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी है। जो आपकी सोशलिज्म के जो वैल्यूज़ होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दी है, और साथ ही साथ कार्ल मार्क्स की थ्योरी को भी उसमें इंक्लूड करके वो चले हैं। यही रीज़न है कि इंडिया टुडे एक ऐसा सोर्स माना गया है कि बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही रेलिवेंट है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद का जो आपका वाणिज्यिक चरण है, उसको लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और मैंने उसमें बताया था कि जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उनका मोटिव क्या था, है ना। मोटिव हमने बात की थी कि मोटिव उनका ये था कि अधिक से अधिक भारत से क्या हो, राजस्व की वसूली की जाए, टू कलेक्ट मोर एंड मोर लैंड रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और उससे क्या हो, जो रेवेन्यू के थ्रू आपको इनकम हुआ है, जो आपको आमदनी हुई है, जो आपकी इनकम हो रही है, उसी इनकम से भारत से सस्ती दामों पर एट अ वेरी चीप रेट वस्तुओं को खरीदा जाए, और उन तमाम प्रकार की वस्तुओं को यूरोपियन मार्केट्स में ऊंचे दामों पर बेचा जाए। ये वहाँ कंपनी का या जो आपका ब्रिटिशर्स हैं उनका एक रियल मोटिव रहा था, जो मैंने आपको समझाया था। साथ ही साथ आप ये भी जान लो कि जो आपका मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, उसमें ब्रिटिशर्स ने कोशिश की कि इंडिया में जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका ट्रेड मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाए, यानी कि ब्रिटेन की ओर से भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार स्थापित हो जाए। और जो आपका मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, उसमें ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन इंडिया में जो ट्रेड मोनोपोली इस्टेब्लिश हुई थी वो कंपनी की ही हुई थी। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने का डिस्कशन हमने किया था। और ये जो आपका पूरा मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, इसने ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, है ना। कैसे दिया, थोड़ा हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे दिया। अब देखो है क्या इसमें मेन फैक्ट ये है जो आपको समझना है यहाँ पे। एक मिनट है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना वो ये है कि देखिए क्या है कि जो आपका मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, यानी कि उसका टाइम पीरियड मैंने आपको क्या बताया था कि 1757 से 1813 AD, 1757 से 1813 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण का होता है। और इसमें कंपनी का मोटिव जो है ना, कंपनी का मोटिव क्या है कि टू कलेक्ट मोर एंड मोर लैंड रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अब इसमें आएगा कहाँ से, इसका पूरा डिस्कशन मैंने कर लिया कि इसमें यहाँ से आएगा कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब इंडिया में दीवानी राइट्स मिलेंगे, यानी कि राजस्व वसूलने के जब अधिकार मिलेंगे, है ना, तो जब राजस्व वसूलने के अधिकार मिलेंगे तो क्या होगा, उससे इनकम होगा, उसको क्या होगा, इनकम होगा। और ये जो इनकम है, ठीक है, इसको
इंडिया में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, इंडिया में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। इस इनकम का एक पोर्शन इंडिया में इन्वेस्ट किया जाएगा। इन्वेस्ट कैसे किया जाएगा कि इंडिया में क्या होगा, एट अ वेरी चीप रेट, एट अ वेरी चीप रेट, यानी कि बहुत ही सस्ते दामों पर यहाँ से इंडिया से क्या होगा, वस्तुओं को खरीदा जाएगा, गुड्स को खरीदा जाएगा, वस्तुओं को खरीदा जाएगा और उन वस्तुओं को यूरोपियन मार्केट्स में, ये जो आपके यूरोपियन मार्केट्स हैं, इन यूरोपियन मार्केट्स में क्या होगा, ऊंचे दामों पर सेल किया जाएगा, यानी कि एट ए वेरी हाई रेट उनको सेल किया जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली वर्क करता रहेगा, लगातार जब ये प्रोसेस काम करता रहेगा, तो आप देख रहे हो कि बार बार, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि बार बार आपने कोई वस्तु 5, 5, 5, 5 इस तरीके से आपने इस रेट पर उसको यहाँ पे क्या किया, परचेस किया। लेकिन अगर जब आप यूरोपियन मार्केट की तरफ जाओगे तो मान लीजिए आपने हर बार उस वस्तु को 10, 10, 10, 10 इस तरीके से आपने उसको सेल किया। तो आप देख रहे हो कि हर एक्टिविटी में 5 रुपये का सरप्लस आपके पास यहाँ पे आ रहा है। हर एक्टिविटी में जो 5 रुपये का सरप्लस है वो बच्चों आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो जब ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा और जब इस फार्मूले को आप ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन की ओर से, ब्रिटेन की जहाँ जहाँ कॉलोनीज थी वहाँ आप इसको जोड़ के चलोगे तो आप ये पाओगे, आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि एक बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सरप्लस क्रिएट हो जाएगा, एक क्या होगा, सरप्लस क्रिएट होगा। अब जब ये सरप्लस क्रिएट होगा तो आपके क्या होगा, इनोवेशन होगा, है ना, या न्यू आइडियाज़ पे काम किया जाएगा कि अब इस सरप्लस का यूज़ कैसे किया जाए, ठीक। तो उसी से फाइनली क्या हुआ, इंडिया में, ब्रिटेन में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। तो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति पनपी थी, अगर उसको हम भारतीय संदर्भ में जोड़ के चलें तो भारतीय संदर्भ में जो आपका उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण है उसमें जो कंपनी का मोटिव रहा, और जब वो कंपनी का मोटिव रहा तो जब वो फुली सेटिस्फाइड हुआ, ठीक है, तो जब वो फुली सेटिस्फाइड होता है तो आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन के पास क्या हो रहा है, एक बड़े अमाउंट में सरप्लस क्रिएट हो रहा है। और यही जो सरप्लस है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के इमरजेंस में, उसके ओरिजिन में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो आप सीधा कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद का जो वाणिज्यिक चरण है उसमें जब कंपनी के मोटिव कंप्लीट वे में सेटिस्फाइड होते हैं तो वो जो मोटिव सेटिस्फाइड हुए उन्होंने ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया, उसके इमरजेंस में मेजर रोल प्ले किया, ठीक है। अब अगर इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाएं तो आगे हमारे पास जो आपका कॉलोनियलिज्म है, जो आपका उपनिवेशवाद है, उसके रिगार्डिंग एक नया फेस आएगा। और नया फेस क्या है कि उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण, यानी कि इंडस्ट्रियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण। अब एक बात देखो कि अगर आप कभी भी उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण को लिखोगे या उसको कहीं पे डिस्कस करोगे तो आपको कभी भी ये अपने माइंड से स्किप नहीं करना है कि जो आपका उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण है ना, उसके जो भी बुलेट पॉइंट्स होंगे जिनको हम सामने लेकर के आएंगे, जिनको आधार बना के हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, उसमें भी एक मेजर रोल किसका रहेगा, उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण का। कैसे रहेगा, क्योंकि जो आपका उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण है, जो मर्केंटाइल फेस है, उसका जो कंक्लूजन मैंने आपको दिखाया, तो कंक्लूजन किस रूप में दिखाया, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के रूप में, ठीक है। अब जब आप देख रहे हैं कि उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण हम डिस्कस करेंगे तो औद्योगिक चरण के डिस्कशन में जो आपका एक लैंडमार्क रहेगा, लैंडमार्क ऑफ डिस्कशन जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका ब्रिटेन में होने वाली औद्योगिक क्रांति। अगर इतना ही आपने अपने दिमाग में फिट कर लिया तो इसमें जिन पॉइंट्स को आपको जनरली मेंस में डिस्कस करना होता है, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से तमाम बातों को लिख सकते हो, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो मैं फेस आपको पढ़ा रहा हूँ या हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, इनमें लैंडमार्क आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले फेस का लैंडमार्क आपको क्या दिया था कि 1765 में जो आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, वो मेजर लैंडमार्क है।
वहाँ से डिस्कशन को जोड़ा हमने और तमाम बातें मैं आपके सामने ले आया। यहाँ पे जो आपका ये जो आपका उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण होगा, इंडस्ट्रियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसमें जो लैंडमार्क का काम करेगा वो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ही करेगी। अब समझो बात को। अब देखिए, जब ये ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है तो औद्योगिक क्रांति जो आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इसमें जो गुड्स बनी हैं, इसके अंदर जो गुड्स बनी हैं, वो गुड्स में मैन पावर तो लगा है, लेकिन ये जो वस्तुएं बनी ये मशीन आधारित, यानी कि इनको मशीनों ने बनाया, है ना। तो मैन पावर घट गया क्योंकि मशीन भी काम कर रही है ना। तो मैन पावर, हालांकि जो आपका मशीन है उसके साथ क्या है, उसके साथ मैन पावर जुड़ा हुआ है, लेकिन मैन पावर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ अब कम हो गई है क्योंकि मशीन उनको बना रही है। मैन पावर इतना ही है जितना मशीन को चलाने के लिए आपके लिए यूज़फुल होगा। तो ये बताया गया उस समय कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उसमें जिन गुड्स को मैन्युफैक्चर्ड किया गया तो वो क्या थी, क्वालिटी में बहुत शानदार थी क्योंकि मशीन ने बनाया, और रेट में क्या रही, थोड़ा सस्ती रही। क्यों रही? क्योंकि मैन पावर कम लगा। क्वालिटी में जो यहाँ पे जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में जो उद्योग उस समय लगे, जो इंडस्ट्रीज उस समय लगी, उनमें जो गुड्स हैं उनका जब मैन्युफैक्चरिंग किया गया, मैन्युफैक्चरिंग उनका जब हुआ तो उसकी क्वालिटी अपने आप में बढ़िया आ गई और रेट में क्या होगी, सस्ती होगी। क्वालिटी बढ़िया क्यों? क्योंकि मशीन ने बनाया। रेट में सस्ती क्यों? क्योंकि मैन पावर कम लग रही है। ये यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब ब्रिटेन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि भाई एक बात बताओ कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के थ्रू जो आपने न्यू इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की हैं और ये जो आपकी न्यू इंडस्ट्रीज है, इनमें जिस व्यापक स्तर पर, जिस लार्ज स्केल पर आपने गुड्स को मैन्युफैक्चर्ड किया है, आपने गुड्स को बनाया है, आपने जो गुड्स को बनाया है, तो अब ये जो गुड्स बनी हैं, अब इनके लिए, अब इनको हम सेल कहाँ पे करेंगे? अब इनको हम लोग सेल कहाँ पे करेंगे? इनको हम बेचेंगे कहाँ पे? मतलब ब्रिटेन के सामने आप विश्वास मानिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उस समय आ गया था। बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि वस्तुओं का उत्पादन तो हो गया, लेकिन उत्पादन के लिए हो गया, अब वस्तुओं को इनको अगर हमें सेल करना है तो अब हमें मार्केट्स की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो ब्रिटेन की कैलकुलेशन ये रही कि मार्केट्स की ओर बढ़ना है तो एक काम करते हैं कि जो हमारे उपनिवेश हैं, जो हमारी कॉलोनीज हैं, है ना, तो कॉलोनीज को एज ए मार्केट हम लोग तैयार कर लेते हैं। कॉलोनीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, एज ए मार्केट्स हम लोग तैयार कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अब इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुआ उसमें जो नए नए उद्योग लगे तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। मैंने आपके सामने I1, इंडस्ट्री 1, I2 या I3 ऐसे करके कुछ बना दिया है, ठीक है, मेरी बात को समझना। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि, है ना, लार्ज स्केल पे आपने क्या किया, आपने गुड्स का प्रोडक्शन कर लिया। आपने गुड्स का क्या किया बच्चों, प्रोडक्शन कर लिया। क्लियर? और ये जो गुड्स है इसका करेक्टर मैं आपको क्या बता रहा हूं, करेक्टर्स क्या है कि क्वालिटी में बहुत बेहतरीन है। क्वालिटी में क्या है, बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा है, मशीन बना रही है, और रेट में क्या है, चीप है। रेट में क्या है, चीप है, क्योंकि मैन पावर क्या लगा, कम लगा। अब चैलेंज आ गया, चैलेंज क्या आ गया कि भाई देखो, अब अगर ये जो हमने लार्ज स्केल पर वस्तुओं का उत्पादन किया है, हमें इसके लिए मार्केट्स की ओर बढ़ना पड़ेगा। और जब मार्केट्स की बात आई, जब बाज़ारों की आवश्यकता हुई, जब आपकी मार्केट्स की बात आई, तो ये जो आपके मार्केट्स हैं ये क्या बनी, आपकी कॉलोनीज बनी, उपनिवेश बने। और इसी में हमें भारत को डिस्कस करना होता है। इसी में एक हमें जो हमारा भारतीय संदर्भ है, जो इंडियन रेफरेंस है, उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना होता है। लेकिन परेशानी सबसे बड़ी क्या थी, परेशानी सबसे बड़ी ये है कि अगर हमने बनाया इंडिया, ये मान लीजिए इंडिया हमने बनाया ये, ठीक है, अब ये जो एज ए मार्केट आप इसको दिखाओगे तो बात ये थी कि इस मार्केट पर उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार स्थापित था। व्यापारिक एकाधिकार स्थापित था
और जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपका इंडस्ट्रियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, इसका लैंडमार्क क्या होता है? लैंडमार्क इसका ये होता है कि औद्योगिक क्रांति। इसमें विशेषकर इंडिया में जो अंग्रेज़ों का बिहेवियर था, जो ब्रिटिशर्स का बिहेवियर था, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा था किससे? ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई है और उसके बाद उनके सामने जो चुनौतियां आईं कि भाई हम इन चुनौतियों का सामना आप कैसे करेंगे। तो उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण में ब्रिटिशर्स इंडिया में जो भी जिस तरह की भी पॉलिसीज़ को अपनाएंगे, वो जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रही हैं? ब्रिटेन में होने वाली औद्योगिक क्रांति से। और उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण को डिस्कस करने का लैंडमार्क अब बनेगा, मैंने पहले तो आपको क्या बताया, ये औद्योगिक क्रांति मैंने आपको बता दी। अब लैंडमार्क क्या बनेगा आपका? क्योंकि इसका टाइम पीरियड आपका क्या होता है? 1813 से लेकर के 1858 तक। तो लैंडमार्क आपका क्या बना? लैंडमार्क आपका बना 1813 का चार्टर एक्ट। अगर आप इस डिस्कशन में 1813 के चार्टर एक्ट को फिट कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो मैं समझता हूं कि यूपीएससी में आप क्वेश्चन को डील भी कर पाएंगे और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। वो कल आपको धीरे धीरे सीखनी है। तो चैलेंज क्या था भाई, है ना? तमाम बातें मैंने कर ली कि उनकी पॉलिसीज़ कहाँ से इन्फ्लुएंस होंगी, कहाँ से प्रभावित होंगी, है ना? लेकिन अब देखो, जब इन वस्तुओं को इंडिया के मार्केट में ला करके सेल करने की बात होगी, है ना? लेकिन चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि इंडिया के इस मार्केट पर ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार स्थापित था। अब हुआ ये कि ब्रिटेन के सामने चॉइस भी कोई नहीं थी। असल में हुआ ये कि जो आपके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जो आपका औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति में जो लोग उस समय लगे हुए थे, जो आपके कैपिटलिस्टिक थे, जो आपके पूंजीवादी थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी कि भाई ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन तो आपने कर लिया है, ठीक है, अब जब बाज़ारों की ओर बढ़ेंगे तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप इंडिया को एज ए मार्केट यूज़ करना चाहते हो तो भाई थोड़ा मौका हमें भी दो, थोड़ा मौका हमें भी दो। अभी तक क्या कि जो आपके कुछ हैंड्सफुल जो आपके ब्रिटिशर्स हैं, जो आपकी मुट्ठी भर जो अंग्रेज हैं, जो कंपनी के पार्ट हैं, जो पार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्हीं लोगों को आपने भारत में ट्रेडिंग एक्टिविटी को या व्यापारिक गतिविधियों को करने का अधिकार आपने दे रखा है। बट अब हमारी डिमांड ये है कि जो वस्तुओं का उत्पादन हमने किया है और इनको अगर हम इंडिया में एज ए मार्केट ले जा करके सेल करना चाहते हैं तो भाई हमें भी मौका दो, क्योंकि ये जो खपत होगी, जो इन वस्तुओं का कंजम्पशन होगा, वो तो आपको कॉलोनीज में करना ही करना है। तो अब ये कि आप, लेकिन समस्या क्या आ गई? समस्या ये आ गई कि ये जो भारत है, भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था। अब जब आप इस व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ोगे तभी तो बात बनेगी, है ना? तो ब्रिटेन के जो आपके कैपिटलिस्टिक हैं, जो पूंजीवादी हैं, उन्होंने सरकार के सामने ये अपनी डिमांड रख दी कि अब हम भी चाहते हैं कि भारत को एज ए मार्केट हम भी यूज़ करें, है ना? अभी तक तो कंपनी यूज़ करती आ रही है, हम भी यूज़ करें। तो तभी आप पढ़ते हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है, उसके थ्रू ये कहा गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है, यानी कि थ्रू द प्रोविजंस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंडेड। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में समाप्त कर दिया गया। इसका अलग मीनिंग ही मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन जो चैलेंज था उनके सामने कि भाई अब अगर हम ब्रिटेन की ओर से, है ना, कंपनी के अलावा के जो लोग हैं, है ना, अपार्ट फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी जो लोग हैं, उनको भी अगर हम भारत में व्यापार करने की अनुमति देते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए लैंडमार्क क्या बना? औद्योगिक क्रांति। और लैंडमार्क क्या बना? आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। तो आप एक बात को समझो कि जो आपका इंडस्ट्रियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो भी पॉलिसीज अपनाएगी, जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें मेन मोटिव उनका ये था कि ये जो हमने लार्ज स्केल पर गुड्स का प्रोडक्शन कर लिया है, इनका कंजप्शन अब हम ये जो आपके उपनिवेश हैं, इनका एज ए मार्केट यूज़ करके कैसे करें। तो वही बन गया लैंडमार्क आपका कि पहले उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ आप किस तरह के वर्ड का यूज़ करोगे, किस तरह के शब्दों का आप यूज़ करोगे, है ना, कि जो आपका 1813 का चार्टर अधिनियम है, उसने भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। और अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये इंडिया में क्या करेंगे? ओपन ट्रेड
ओपन ट्रेड की पॉलिसी अपनाएंगे, यानी कि मुक्त व्यापार की नीति अपनाएंगे। मुक्त व्यापार की नीति का मतलब ये था कि अब ब्रिटेन की ओर से भारत में आकर के कोई भी व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त हो सकता है। जो आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं या जो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनमें अब कंपनी ही काम नहीं करेगी, बल्कि अपार्ट फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन बहुत सारे लोग अब क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इस तरह के शब्दों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कि 1813 के चार्टर अधिनियम के थ्रू आपने पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में ट्रेड मोनोपोली को क्या किया, आपने उसको ख़त्म किया। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, या जो आपके ब्रिटिशर्स हैं क्या कर रहे हैं, या ब्रिटेन आपका क्या कर रहा है कि वो मुक्त व्यापार की नीति अपनाएंगे। मुक्त व्यापार की नीति का अभिप्राय, लिटरल मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि अब भारत को एज ए ओपन मार्केट यूज किया जाएगा। एज ए ओपन मार्केट का मतलब ये है कि यूरोपियंस नहीं, केवल ब्रिटेन की ओर से अब अपार्ट फ्रॉम द कंपनी बहुत सारे लोग भी अब इंडिया में ट्रेडिंग एक्टिविटीज में एंगेज होने लगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आप लैंडमार्क्स को लेके चलेंगे, डिस्कशन को हम लोग कहाँ से कैसे स्टार्ट करें। अब देखिए, एक बात देखिए आप लोग, इसको अब आप ऐसे समझिए। ये जो आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आपका है, इसमें मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है, उसको ख़त्म किया गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस अदर ब्रिटिशर्स ये भी क्या करेंगे, भारत में व्यापारिक गतिविधियां करेंगे, क्योंकि ये नीड थी उनकी। ये क्या थी, मेन नीड थी। अब एक बात देखो, इसमें ये भी कहा गया है, मैं आपको समझाता हूँ, इसके प्रोविजंस मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें ये भी कहा गया है कि चलो ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली एंड कर दिया जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, हमने उसको समाप्त कर दिया। लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया कि टी प्लस ट्रेड विद चाइना, इस पर अभी भी कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार बना रहेगा। ये कहा गया, आपको याद भी होगा, ये भी कहा गया कि भाई ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड मोनोपोली को एंड करते हैं, उसको समाप्त करते हैं, बट जो कंपनी है अपनी ट्रेड मोनोपोली को टी के रिगार्डिंग और ट्रेड विद चाइना के रिगार्डिंग अभी भी इंजॉय करती रहेगी। अब इसका मतलब क्या है, चीज़ों को मतलब अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की बात करोगे तो आपको हर एस्पेक्ट को थोड़ा देखना पड़ता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये तो मैंने बहुत बार देखा है क्लासेस में, इसको बच्चे थोड़ा ऐसे ही याद कर लेते हैं, लेकिन इसका भी एक मीनिंग था। इसका मीनिंग ये है, देखिए कि इसके रिलेशन को आपको समझना पड़ेगा। रिलेशन का मतलब ये है कि देखिए, ये रहा आपका इंडिया, ये क्या रहा आपका इंडिया, और इंडिया के सामने आपने क्या बना दिया, मान लीजिए चाइना। ठीक है, तो इंडिया क्या उस समय एक ब्रिटेन की कॉलोनी है। तो दरअसल बात क्या थी कि इंडिया से कॉटन जाता है, यहाँ पे इंडिया से चाइना की ओर क्या जाता है, कॉटन, और चाइना से इंडिया की ओर क्या आता है, टी, चाय। तो इस रिलेशन पर अभी भी क्या बना रहेगा, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। और ये रिलेशन का मतलब ये होता है कि चाइना से चाय आती है इंडिया की ओर, और इंडिया उस समय क्या है, ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी है या ब्रिटेन की एक कॉलोनी है, और यहाँ से क्या जाता, कॉटन। तो इस रिलेशन को ये कहा गया कि टी प्लस ट्रेड विद चाइना, जो ये रिलेशन मैंने आपको ऐसे समझाया, इस पर अभी भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। एक बात समझो आप लोग, अब एक बात और यहाँ पे आप लोग समझ लो कि मान लीजिए जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपका व्यापारिक एकाधिकार है, उसको आपने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। इसका एक कारण तो मैंने आपको बताया कि औद्योगिक क्रांति से जो उत्पन्न समस्याएं आई, जो औद्योगिक क्रांति जो आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, उसने ब्रिटेन के समक्ष इन फ्रंट ऑफ ब्रिटेन उसके समक्ष जो चैलेंजेस लाए, तो उनको रिजोल्व करने के लिए
उन तमाम प्रकार के चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने के लिए जो आपका कंपनी है, जो ब्रिटेन है, उसने भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। लेकिन इसका मीनिंग और भी है, इसका मीनिंग एक और भी है, इसका मीनिंग एक और भी है कि इसके थ्रू जो आपका रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको तो समाप्त नहीं किया गया ना, वो तो अभी बना हुआ है। केवल कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त हो रहा है। तो क्या हम इसका और भी कोई संदर्भ ले सकते हैं? क्या ये जो सारे डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, क्या इसका कोई और भी कोई पहलू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप एक बात देखो कि जब ब्रिटेन की ओर से इंडिया में ओपन मार्केट की पॉलिसी को अपनाया जाएगा, और जब ओपन मार्केट की पॉलिसी को अपनाया जाएगा तो उससे पहले क्या हुआ कि कंपनी का ट्रेड मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन आप एक बार बताओ कि जब आप उन तमाम प्रकार की वस्तुओं को भारत में ला करके बेचने की बात करोगे, जब उन तमाम प्रकार की वस्तुओं को भारत में ला करके बेचने की बात करोगे तो आपको और बहुत अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ आपको चाहिए होंगी। मान लीजिए आप वस्तु जो आपके गुड्स हैं उनको आप वहाँ से ले आए और उनको आप भारत में ला करके सेल करने की बात कर रहे हो, लेकिन जब तक कि इंडिया में आपका पॉलिटिकल स्टेटस और जब तक आप इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं करोगे, यानी कि ये जो इंडिया है इस पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की बात नहीं करोगे, तब तक उन वस्तुओं को बहुत आसानी से अलग अलग प्रकार की सुविधाओं पर आधारित होकर के भारत के मार्केट में सेल करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक तो आप लेके आ जाओगे, लेकिन जब इंडिया है, इंडिया के जो आपके इनर पार्ट्स हैं या उसके जो आपके इंटरनल पार्ट्स हैं, वहाँ पर जब आप इस वस्तुओं को बेचने की बात करोगे तो यहाँ किसी और का रूल है, यहाँ किसी और का रूल है, यहाँ किसी और का रूल है, यहाँ किसी और का रूल है। तो अगर आप वहाँ पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं करोगे तब तक आप उन सभी एरियाज में इस वस्तु को नहीं बेच सकते। बेच लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट उनके द्वारा बनाए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट आपको तब होगा जब कंडीशन भी आप बनाओ, सारी कंडीशन बनाने का राइट्स भी आपको मिल जाए, तभी तो जाके प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे इसका एक पहलू जो मुझे आपको बताना था वो ये था कि भले ही यहाँ पे कंपनी का ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया गया हो, लेकिन रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म नहीं हुआ है। और दूसरी बात इसकी ये है कि अब कंपनी को पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी गई हैं। अब कंपनी को पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी गई हैं कि आप कहा कि चलो ठीक है ना, अब और भी ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करने, ठीक है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू मैंने आपको क्या बताया कि अब कंपनी को राजनीतिक जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा दे दी गई। स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अब आपको पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को फॉलो करना है, यानी कि जिस एक्सटेंट तक, जिस सीमा तक, जिस विस्तार तक आप लोग हम लोग, यानी कि अगर जो इंडियन रीजन्स हैं, भारतीय जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर जहाँ तक हम लोग अपना पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर पाएँ उतना ही हमारे लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जहाँ जहाँ हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश होगा वहाँ पे इन तमाम प्रकार की वस्तुओं को अपने द्वारा बनाई गई पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमको बेचना बड़ा आसान हो जाएगा और उसी से हमको प्रॉफिट भी होना है। तो आप देख रहे हैं कितने पहलू मैं यहाँ निकाल के आपको दिखा रहा हूँ कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, वो एक अलग बात है क्योंकि मुक्त व्यापार की नीति अपनानी थी, लेकिन रूल ऑफ द कंपनी तो समाप्त नहीं हुआ है। और अब कंपनी को एक अलग प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, एक अलग प्रकार की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वो क्या थी? पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें कहा गया कि अब आपको क्या करना है, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को फॉलो करना, यानी कि 1813 के बाद जो भी गवर्नर जनरल इंडिया में आएंगे उनका रियल मोटिव ये रहेगा कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक इंडिया में कंपनी के साम्राज्य को फैलाना है, जहाँ तक हो सके, यानी कि जिन भारतीय क्षेत्रों पर हम लोग अगर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल, डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेते हैं उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद की बात होगी, उतना ही हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये जो कंपनी को एक नई प्रकार की राजनीतिक जिम्मेदारी दी गई, ये भी कहाँ से प्रभावित हो रही थी? नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की जो आपकी नीड थी, है ना, उसकी जो आवश्यकता थी, उससे ये भी प्रभावित हो रही है। तो ये भी आपको लेके चलना दिमाग में
कि भाई इसके 1813 का चार्टर अधिनियम में एक पहलू ये भी छिपा हुआ है कि अब कंपनी को राजनीतिक जिम्मेदारियां मिलेंगी। आप देखेंगे 1813 से लेकर के 1856 के बीच तक जितने भी आपको गवर्नर जनरल मिलेंगे, उन लोगों ने यही एक पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन को फॉलो किया, और उनमें सबसे बड़ा नाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अपनाया, पॉलिसी ऑफ मिस गवर्नेंस को अपनाया, है ना, राज्य हड़प्पी नीति को अपनाया, कुशासन के आरोप को अपनाया, कुछ अलग प्रकार की पॉलिसीज़ को अपनाया गया। और सारे के सारे जो गवर्नर जनरल्स हैं उनका मोटिव यही रहा कि जहाँ तक हो सके हम इंडिया जो आपका भारत है इसके क्षेत्रों पर हम लोग अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर पाएँ, पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित कर पाएँ, क्योंकि उसी से औद्योगिक क्रांति को फ़ायदा होगा, है ना, क्योंकि फिर पॉलिसी बनाने का राइट हमको मिल जाएगा और हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग भारतीय बाजारों में या भारतीय क्षेत्रों में वस्तुओं को सेल कर पाएंगे। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि ये जो आपका इंडस्ट्रियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, इसमें कंपनी का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, यानी कि अब क्या होगा, या ब्रिटेन आप कह लो कि इसमें क्या होगा, इसमें अब ये होगा कि भारतीय क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की बात आने लगेगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ आपको ये भी लेके चलना है कि जब मैंने आपको ये पढ़ा रहा था कि मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, उसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने की बात नहीं की, लेकिन अब उनको आवश्यकता होगी। अब उनको लगा कि जब तक हम भारत में कोई प्रशासनिक ढांचा नहीं बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, इंडिया को एज ए ओपन मार्केट यूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इस फेस में कंपनी क्या करेगी या ब्रिटेन क्या करेगा, है ना, प्रशासनिक सुधारों पे भी काम करेगा। साथ ही साथ जब आप सोशल स्ट्रक्चर को रिलेट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इन लोगों का मोटिव ये रहेगा कि अब हमें इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको भी थोड़ा छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, उसके साथ भी इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूज़ को हमें अपने पक्ष में लेकर के आना है। तो जो आपका इंडस्ट्रियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, इसमें आप देखेंगे कि 1829 जैसा समय आता है जब सती प्रथा को समाप्त किया गया, है ना। तो मतलब ये है कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जो है उसमें भी इंटरफेयर होने लगा, पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ इंडिया जो उसमें भी इंटरफेयर होने लगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंडिया में किए गए। आई बात समझ में? इस तरह की कहानी उस समय बनी। ये जो सारी जो बातें मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये केवल एक लैंडमार्क, मैंने क्या बताया आपका, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताएं थी, है ना, उसके बाद से सारी कहानी उस समय बनी है कि अब आपका राजनीतिक परिदृश्य भी प्रभावित होगा, सामाजिक परिदृश्य भी प्रभावित होगा, ये लोग प्रशासनिक सुधारों पे भी काम करेंगे क्योंकि आवश्यकता थी उस बात की। आई बात समझ में? अब देखो, अब इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे इसमें ये है, देखिए क्या हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आपका है, ठीक, अब इसका नेगेटिव एक इम्पैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ा। अब यहाँ पे जो गुड्स हैं जिनका प्रोडक्शन हुआ, उनको सेल कहाँ पे करना है, उनको सेल करना है इंडिया में, लेकिन इंडिया में पहले से ही कुछ आपके ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी। भारत में पहले से क्या था, आपके परंपरागत उद्योग थे। अब हुआ ये, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो वस्तु है इसका करैक्टर ही अलग है, क्वालिटी में अच्छी है और रेट में क्या है आपकी, सस्ती है। रेट में सस्ती है, क्वालिटी में क्या है, अच्छी है। अब जब आप इसको ला करके इंडियन मार्केट में सेल करने की बात करोगे, है ना, और मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया का जो पॉलिटिकल स्फीयर और कैसे प्रभावित हो रहा है कि अब ये लोग भारत में अपना प्रत्यक्ष और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की बात करेंगे जहां तक संभव हो सके। तो अब देखो इस बात को कि जब ये वस्तु यहाँ पे आएगी, मान लीजिए यहाँ पे एंट्री लेगी, है ना, तो यहाँ पे जो आपका है ना,
जो आपका इंपोर्ट हो रहा है, या आप इसको कह सकते हैं कि कस्टम ड्यूटी आप कह लो या इंपोर्ट टैक्स आप कह लो, तो इसको यहाँ कंपनी क्या रखेगी, कम रखेगी। इसको क्या रखेगी, कम रखेगी। इसका रीज़न ये था कि ताकि ये वस्तु जब इस भारत के बाज़ार में एंट्री करे तो एंट्री करते समय क्या रहे, चीप रहे, क्योंकि चीप हम पहले ही इसको लेके चल रहे हैं। तो जो आपका, आप सीधा ऐसे कहो कि जो आपका जिसको हम कहेंगे कि यहाँ पे इसको ऐसे, ये वर्ड सही रहेगा कि जो आपके कस्टम ड्यूटी हैं उसको क्या रखा गया, कम रखा गया। रीज़न ये था कि वस्तु क्या बनी रहे, सस्ती बनी रहे। अब जब ये भारत के बाज़ार में पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश होगा तो यहाँ पर इस वस्तु को अब सेल करना आसान हो जाएगा। कंपनी अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इस वस्तु को भारत के बाज़ार में बेच सकेगी। अब हुआ ये कि क्वालिटी में अच्छी है, रेट में सस्ती है, सब कुछ उसके होल्ड में है। तो जब इस वस्तु ने आकर के भारत के बाज़ारों को, इस वस्तु को भारत के बाज़ारों में जब आकर के सेल किया गया, ला करके जब सेल किया गया, उससे क्या हुआ कि ये जो आपकी परंपरागत उद्योग हैं, जो भारत के ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, इन पर प्रभाव पड़ा। ये धीरे धीरे क्या होने लगी, ख़त्म होने लगी। ये धीरे धीरे क्या होने लगी, ख़त्म होने लगी। और उस समय जो इंडिया का एजुकेटेड क्लास है, जो पढ़ा लिखा वर्ग उस समय था, उसने भी ये बातें उस समय कही थी कि भाई ये जो वस्तुएं आ रही हैं, यानी कि ब्रिटेन की ओर से जो वस्तुएं भारतीय बाजारों में आ रही हैं, इन वस्तुओं को हमें अपने पार्ट ऑफ द लाइफ बनाना चाहिए, इन वस्तुओं को हमें परचेस करना चाहिए। तो जब ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, है ना, तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि ये जो वस्तु है, इस वस्तु ने यहाँ से जो वस्तु का उत्पादन हो रहा था, है ना, इसको भारत के बाज़ार से बाहर कर दिया। इसका प्रभाव ये पड़ा कि ये जो आपका ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की सफलता के सामने प्रभाव ये पड़ा कि भारत के जो आपके परंपरागत उद्योग थे वो ख़त्म हो गए। वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। इसी से एक टॉपिक बन जाता है जिसको हम कहते हैं वी औद्योगिकरण, यानी कि भारत में वी औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। भारत में जो वी औद्योगिकरण है उसका मतलब यही है कि किस प्रकार से ब्रिटेन में उत्पन्न होने वाली औद्योगिक क्रांति ने भारत के परंपरागत उद्योगों का नाश किया। तो जब ये वस्तु बार बार इन रेपिटेटिव फॉर्म, यानी कि रिपीट करेगी अपने आप को, और जब इस बाज़ार में इसको ला करके सेल किया जाएगा, तो भारत के परंपरागत उद्योगों में जो वस्तुएं बन रही थी वो भारतीय बाज़ारों से बाहर आ जाएंगी, और ये उद्योग एक दिन क्या हो जाएंगे, ख़त्म ही हो जाएंगे। तो प्रभाव ये पड़ा। प्रभाव क्या पड़ा कि भारत में क्या आ गया, वी औद्योगिकरण आ गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया आपको करना पड़ता है। अब एक बात हो रहा है, ये जो आपका इंडस्ट्रियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, उपनिवेशवाद का जो आपका औद्योगिक चरण है, इसमें ये लोग यही कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उन वस्तुओं के उत्पादन को लगातार इन अ सिस्टमैटिक वे, इन अ रेगुलर मोड आप भारत के बाज़ारों में सेल करते रहो, और वहाँ से जो फिर जो इनकम होगी उससे ब्रिटेन में हमें क्या लेके आना है, यानी कि यहाँ से हमें ब्रिटेन में क्या लेके जाना, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल लेके जाना है, या एग्रीकल्चर गुड्स हमें लेके जानी है। ठीक है, जिनकी ज़रूरत कहाँ थी, इन उद्योगों में थी, है ना। तो कितने सारे प्रभाव पड़ रहे हैं, है ना। एक मोटिव बना लिया कि भाई हमारे यहाँ उद्योगों में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उनको हम लगातार भारत के बाज़ारों में ले जाते रहेंगे, और उसके लिए जो जो कदम उठाने पड़े सारे कदम भी उठाए गए। और जब वस्तु भारत के बाज़ार का पार्ट बनी तो भारत के जो आपके ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी उसमें जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था वो वस्तु भारत के बाज़ार से बाहर चली गई। और यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको क्या कहा गया, वी औद्योगिकरण कहा गया, क्योंकि भारत के उद्योग धंधे चौपट हो गए। तभी इसको इतिहास में क्या कहा गया, वी औद्योगिकरण कहा गया। और ये जो इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, इनमें जो मैन पावर लगा हुआ था वो कहाँ गया, वो कहाँ चला गया, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में चला गया। वहाँ उसके नकारात्मक प्रभाव हुए, क्योंकि जो आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उसमें तो मैन पावर पहले से काफ़ी लगा हुआ था, और ये लोग भी वहाँ जाके पहुँच गए, तो उसका भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपके सामने आता है। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव भी है तो कुछ नेगेटिव भी है।
और ये लोग यही कोशिश करेंगे, जो मैंने अभी तक यहाँ तक आपको सारी बातें समझाई हैं। लैंडमार्क मैंने आपको समझा दी कि जो आपके लैंडमार्क्स हैं उनको आपको कैसे डिस्कस करना है। यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं उनका मोटिव मैंने आपको बता दिया है, और कुछ इफ़ेक्ट्स भी मैंने आपको दिखा दिए कि कैसे प्रभाव पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा प्रभाव उस समय था, है ना, ये बहुत बड़ा प्रभाव उस समय था कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका खात्मा ही हो गया, और ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति है, जो वहाँ की जो आपकी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, वो सक्सेस होती चलेगी, है ना। यानी कि इंडिया को क्या बनाया गया? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है। और ब्रिटेन ने क्या क्या बनाया अपने आप को? एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, यानी कि जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में जो उद्योग धंधे वहाँ स्थापित हुए, उनमें जिस वस्तुओं का उत्पादन हुआ, है ना, उसको एक्सपोर्ट करने वाला। और हमको क्या बताया गया? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एग्रीकल्चर गुड्स। भारत को कच्चे माल और कृषि संबंधी वस्तुओं का क्या बताया गया? यहाँ से सप्लाई करने वाला बताया गया, और उसको यहाँ पे इन वस्तुओं को भेजने वाला बताया गया, है ना। यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको कंप्लीटली एक कॉलोनियल इकोनॉमी में तब्दील कर दिया गया, एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया। और कोशिश ये की गई कि ये जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो उद्योग धंधे लगे हैं, उनमें जिस वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, जैसे उन वस्तुओं की एक बड़ी खपत, एक बड़ा जो आपका कंजम्पशन है, वो हमारी कॉलोनीज में हो। और इसको हमने इंडिया वाला रेफरेंस हमने इसमें डिस्कस किया है ना। तो आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, और थोड़ा अच्छे से मैंने डिस्कस आपको किया है कि जो आपका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है कैसे प्रभावित हो रहा है। सीधा बताओ कि भारत में औद्योगिकरण आ गया, भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गई, इंडिया क्या बन गया? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एग्रीकल्चर गुड्स। इस तरह की बातें आप कर सकते हो। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या बातें कर सकते हो कि कंपनी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन की नीति को अपनाएगी, कोशिश करेगी कि भारतीय क्षेत्रों पर जहां तक संभव हो सके वहां पर अपना डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जाए। सोशल कल्चरल जो आपका कल्चरल जो स्पेयर है, उसमें ये लोग क्या करेंगे? इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो एकदम सिनेरियो एकदम चेंज हो गया। कहाँ तो जो आपका मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है उसमें अलग बातें हम लोग कर रहे थे, लेकिन जैसे हम लोग औद्योगिक क्रांति को लेकर के एज ए लैंडमार्क हम लेके उसको चले, तो यहाँ पे जो ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इनके मोटिव एकदम चेंज हो गए हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको बातों को डील करके चलना है। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप इस डिस्कशन को आधार बना करके अगर आप आगे बढ़ो, क्योंकि जो कुछ पॉइंट्स हैं आपको अपनी ओर से भी इसमें जोड़ने चाहिए, ठीक है। तो अब जो आपका अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि व्हाट वाज द फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि जो उपनिवेशवाद है उसका वित्तीय चरण क्या था। कोशिश करना लेक्चर को समझने की, है ना, और बहुत अच्छे से मैंने चीज़ों को आपके सामने रखा है, समझाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।